हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट टर्म का जो सेकंड चैप्टर है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो आपकी वेटेज रखता है 8 मार्क्स की। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, बुक के बीच में से बनाए हैं क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैचिंग। ठीक है। फर्स्ट इज रशिया रिवोल्यूशन 1917, सेकंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 9 नवंबर 1989, थर्ड इज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन 25 दिसंबर 1991 एंड फोर्थ इज सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर ब्रिटेन। हिंदी में गलत मिलान चुनें, यानी कि आपको इनकरेक्ट मैचिंग चुननी है। रूस क्रांति 1917, बर्लिन की दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 और फोर्थ है आपका यूएसएसआर के उत्तराधिकारी ब्रिटेन। तो इसमें बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर ब्रिटेन नहीं होते, कौन होते हैं? यूएसएस यानी कि रशिया होते हैं। यानी कि यूएसएसआर का जो चौधरी होता है वो कौन होता है? रशिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। रूस की क्रांति 1917 में होती है। ठीक है, यानी कि रशिया रिवॉल्यूशन जो होता है 1917 में होता है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, 9 नवंबर 1989 को, यानी कि बर्लिन की जो दीवार जो गिरती है, बनती 1961 में है। ठीक है, और गिरती कब है वो? 1989, यानी कि 9 नवंबर 1989 में। ठीक है, ये भी ठीक है। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 में होता है, ये भी ठीक है। लेकिन फोर्थ जो है यूएसएसआर के उत्तराधिकारी, यानी कि जब यूएसएसआर बना था ना बच्चों, ठीक है, तो उस समय पे जो सबसे बड़ी जो मेन हेड जो कंपनी थी उनकी, जो मतलब उसको चला रहा था, वो कौन था? रसिया था। ठीक है, यहाँ पे जो यूएसएसआर का बनने का मेन कारण रशिया रिवोल्यूशन तो होता है ना। रशिया रिवोल्यूशन का मतलब रूस की क्रांति होती है जो राजा को उखाड़ फेंकती है, निरंकुश राजा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे यूएसएसआर जो 1922 में बनता है ना बच्चों, जो फॉर्मेशन होती है, उसके पीछे एक रीज़न भी होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 18 तक, 1914 से 18, तो आपने पढ़ा होगा मुसोलिनी के बारे में। ठीक है, और हिटलर है, हिटलर खैर राइजिंग उसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता है। लेकिन जो फासिस्ट होता है, जो फासिज्म जो चल रहा था होता है, यानी कि इटली के अंदर, ठीक है, यूरोप की और कंट्रीज़ के अंदर, बेसिकली जो यूएसएसआर की 15 जो कंट्रीज़ थी ना, वो इस फांसीवाद से, यानी कि फासिज्म से बचने के लिए ही यूएसएसआर का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, कि कहीं फांसीवाद मतलब फासिज्म के थ्रू, यानी कि कोई ऐसा लीडर ना हो जो उनको क्या करे, उनके ऊपर अटैक करके और अपनी डिक्टेटर चला ले। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर इसलिए भी होता है। तो इसका फॉर आंसर होगा, यानी कि सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर ब्रिटेन नहीं होता, क्या होता है? रशिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Dedes was involved in suppressing a popular rebellion in Czechoslovakia and in invading Afghanistan. फर्स्ट है निकिता खुर्शेव, सेकंड है लियोनिड ब्रेजनेव, थर्ड जोसेफ स्टालिन एंड फोर्थ इज व्लादिमीर पुतिन। हिंदी में डेडस चेकोस्लोवाकिया में एक लोकप्रिय विद्रोह को दबाने और अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में शामिल था। यानी कि आप कौन सा ऐसा जो सोवियत संघ का सेक्रेटरी जनरल था, यानी कि जनरल सेक्रेटरी था, सॉरी, जिसने चेकोस्लोवाकिया 15 में से एक स्टेट है। ठीक है, तो उधर क्या चल रहे थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी यूएसएसआर के एक रेबेलियन चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। ठीक है, तो जो लियोनिड, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर पहले हम टिक कर लेते हैं, आंसर लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। तो लियोनिड ब्रेजनेव क्या करते हैं? बेसिकली जो ये मूवमेंट जो चल रहा होता है, यानी कि जो विद्रोह चल रहा होता है, उसको क्या करते हैं? उसको सुप्रेसिंग करते हैं, यानी उसको दमन करते हैं, उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द 15 स्टेट्स वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस सेपरेशन फ्रॉम द यूएसएसआर? यानी कि यूएसएसआर, एक ऑप्शन पढ़ते हैं सीधा, रशिया, सेकंड लिथुआनिया, थर्ड अजरबैजान,
और हिंदी में 15 राज्यों में से सबसे पहले यूएसएसआर से अलग होने की घोषणा किसने की? ठीक है, यानी कि जो 15 जो देश थे उसमें से सबसे पहले आज़ाद होने के लिए किसने डिक्लेयर कर दिया, किसने घोषणा कर दी? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 होगा, लुथियाना आंसर होगा। तो लुथियाना क्या करता है 1990 में मार्च में क्या करता है, अपने आप को डिक्लेयर कर देता कि भैया हम अब नहीं रह सकते यूएसएसआर के साथ में, क्योंकि यूएसएसआर हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है, हम राजनीतिक और आर्थिक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया था और जो नेम की कंट्री थी बच्चों, उन्होंने क्या किया था, नाटो सीटो सेंटो और वार्सो पैक्ट में नहीं गए थे, क्योंकि उनको पता था हम तो अभी आज़ाद हुए हैं और अगर हम इनमें चले गए तो हमारे जो भी डिसीजंस होंगे हम सेल्फ डिसीजन या डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएंगे और हम एक तरह से दोबारा से क्या होगा, हम दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें लुधियाना होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज्ड आसियान कलेक्टिवली सिक्योरिटी सिस्टम? फर्स्ट निकिता क्रुश्चेव, सेकंड लियोनिड ब्रेजनेव, थर्ड बोरिस येल्सिन, फोर्थ मिखाइल गोर्बाचेव। हिंदी में एशियाई सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? फर्स्ट है निकिता क्रुश्चेव, सेकंड लियोनिड ब्रेजनेव, थर्ड बोरिस येल्सिन एंड फोर्थ इज मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आंसर देख लेते हैं हम सबसे पहले। आंसर क्या होगा हमारा, लियोनिड ब्रेजनेव है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे भाई साहब की, लियोनिड ब्रेजनेव। यानी कि लियोनिड ब्रेजनेव बच्चों जब ये इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जब ये मतलब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो अभी एक पीछे क्वेश्चन हमने किया है ना कि ये एक तो विद्रोह जो चल रहा होता है चेकोस्लोवाकिया में, रेबेलियन जो चल रहा होता है उसको दबाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि आसियान कलेक्टिवली सिक्योरिटी, यानी कि एशिया के जो एक तरह से जो सेंट्रल एशिया के जो देश है ना, जिसमें अजरबैजान हो गए, ठीक है, और उज्बेकिस्तान हो गए, ये इन देशों के क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से एक जगह एक साथ रखा जाए ताकि इन सब सारे देशों का, इनके पास क्या है, रिसोर्सेज होंगे, ऑयल रिसोर्स होंगे, तो इनके रिसोर्सेज का मैं यूज कर सकूं। तो एक तरह से इन्होंने एक आसियान मतलब एशिया का जो मिडल है और जो सेंट्रल एशिया जो है ना, उसकी सुरक्षा को लेकर, सामूहिक सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव देते हैं। ठीक है, कि भाई इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जब वो जिम्मेदारी कब होगी, जब वो सारे देश क्या होंगे, एक क्योंकि वो थे उन्हीं में ही। ठीक है, तो कहीं वो देश यूएसएसआर की नाटो सीटो सेंटो में ना चले जाए। ठीक है, तो किस तरह से उनकी सुरक्षा यानी कि उनको सिक्योर किया जाए, तो ये कौन देते हैं, आसियान कलेक्टिवली सिक्योरिटी सिस्टम जो प्रपोज्ड करते हैं, जो प्रस्ताव देते हैं, वो कौन देते हैं, लियोनिड ब्रेजनेव देते हैं। देखिए बच्चों एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट हैं किसके रिगार्डिंग, लियोनिड ब्रेजनेव के। ठीक है, देखिए फर्स्ट है एसोसिएटेड विद द डिटेंट फेज इन द यूएस रिलेशनशिप विद यूएस। देखिए बच्चे, अब डिटेंट हमने एक फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी तो उसमें एक टॉपिक आया था डिटेंट, यानी कि हिंदी में इसको तनाव, शैथिल्य और दितांत बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि इंटरनेशनल जो टेंशन थी ना उसको कम करना, उसको क्या बोलते हैं, डिटेंट बोलते हैं। यानी कि यूएस और यूएसएसआर के देशों के बीच में टेंशन चल रही थी ना, कोल्ड वॉर क्या था, टेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एंड देयर राइवलरीज। ठीक है, इनके बीच में टेंशन थी, तो इन टेंशन को कम कैसे करेंगे, जब आप एक टेबल पे बैठोगे ना, एक डिसीजन लोगे यार, एक मीटिंग तो करो, बातचीत करोगे, ठीक है, तभी तो क्या होगा, टेंशन कम होगी। तो ये टेंशन कम करने का जो स्टार्टिंग में काम करते हैं वो कौन करते हैं, लियोनिड ब्रेजनेव करते हैं। जो डिटेंट जो स्टार्ट होता है ना 1970 के में, 1970 से लेकर 1980 में, है ना, ये क्वेश्चन भी था उसमें, मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, डिटेंट, ओल्ड डिटेंट और न्यू डिटेंट। तो जो फर्स्ट जो न्यू वाला ओल्ड वाला डिटेंट होता है वो लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम में होता है। ठीक है, एक तो ये क्या कोशिश करते हैं कि अमेरिका के साथ कैसे बातचीत करके जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम यहाँ पे अगर आप ये देखोगे सोल्ट वाला, सोल्ट 1 और 2। ठीक है, सोल्ट ये आपको पता होगा कि जब हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें ट्रीटीज़ थी लास्ट में, फर्स्ट के हमने देखा होगा, आपको याद होगा। तो उसमें जो क्या बोलते हैं, एक ट्रीटीज़ थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। टॉक्स का मतलब वार्ता करना, किसको लेकर,
आर्म्स को लेकर, यानी कि आर्म्स भाई, अब आर्म्स हमने ना कि भाई यूएस पता नहीं चल रहा ना कि यूएस ने कितने हज़ार बना लिए, 3,000 4,000 बना लिए, है ना, और यूएसएसआर ने कितने बना लिए, तो पता ही नहीं चल रहा था कि बेसिकली, है ना, यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। लेकिन वो ये दोनों अपने आप में चौधरी थे, तभी तो कोल्ड वॉर बोला है ना। उस अलाइंस का यूएस, जो वेस्टर्न अलाइंस का चौधरी यूएस था, वो अपने आप को वहाँ का चौधरी मानता था, ठीक है, और यहाँ से रशिया मानता था, ठीक है। तो यूएसएसआर, तो ये यूएनओ की तो सुन ही नहीं रहे थे। तो बेसिकली क्या कहने उन्होंने, क्योंकि यूएनओ भी इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, लियोनेड ने भी मिलकर यूएस के साथ जो प्रेसिडेंट थे उनको क्या किया, सोल्ट 1 और सोल्ट 2 पे साइन भी किए। इसलिए डिटेंट का जो टाइम आता है ना यूएसएसआर का और यूएस के बीच में, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो हमारे भाई साहब किसका होता है, लियोनेड ब्रेजनेव का होता है। चलिए, समझ में आ गया आपका आंसर। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 होगा, वो क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, डेडस पार्टी डोमिनेटेड द यूएस सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम, कांग्रेस सेकंड, कम्युनिस्ट थर्ड, रिपब्लिकन फोर्थ, डेमोक्रेटिक। हिंदी में डेडस पार्टी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर हावी थी, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आंसर भी पता होगा। कम्युनिस्ट पार्टी होगा इसका, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी होगी। जब लेनिन, जब रशिया रिवोल्यूशन होती है तो उसको हीरो जो होते हैं वो व्लादिमीर लेनिन होते हैं, और वो बोल्शेविक जो होते हैं, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही लगभग क्या रहता है, 70 सालों तक क्या रहता है, एक तरह से कब्जा रहता है या फिर प्रभाव रहता है किस पे, यूएसएसआर पे। चलिए, तो इसके यहाँ पे कुछ साइन भी हैं, देखेंगे आप यहाँ पे यूएसएसआर के साइन होंगे, ये देख रहे होंगे आपको यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, डेडस विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001, तजाकिस्तान, सेकंड चेचन्या, थर्ड दागिस्तान, फोर्थ चेकोस्लोवाकिया। डेडस ने एक गृह युद्ध देखा जो 10 वर्षों तक चला, ठीक है। पहला तजाकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। ये भी बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस है, ये टेक्स्ट बुक के जो पैराग्राफ है उसके बीच में से भी मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। तो क्वेश्चन आपके कहीं से भी फॉर्मेट हो सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट तजाकिस्तान। यानी कि तजाकिस्तान में क्या होगा बच्चों, लगभग 10 साल तक क्या होगा, सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध होते हैं, ठीक है। तजाकिस्तान भी 15 में से एक होगा, ठीक है, यूएसएसआर के में। तो वहाँ पे क्या होता है, सिविल वॉर होते हैं। ये आपका क्या है, ये टेंशन वाला एक टॉपिक है सेकंड चैप्टर में, उसमें से है ये। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following statement wrongly describe the nature of the Soviet economic? First, socialism was the dominant ideology. Second, state ownership control existed over the factors of productions. Third, people enjoyed economic freedom. Fourth, every aspect of economy was planned and controlled by the state. हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का गलत वर्णन करता है। यानी कि जो अब एक फर्स्ट टॉपिक यही है आपका कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम में था क्या क्या, ठीक है। यानी कि अब सोवियत जो सिस्टम था वो कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म यानी कि सोशलिस्ट थे। अब सारा मतलब जो जितने भी रिसोर्सेज थे वो किसके हाथ में थे, सरकार के हाथ में थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमने देख ही लिए हैं। हिंदी में समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी, ठीक है, और उत्पादन के कारकों पर राज्यों का स्वामित्व नियंत्रण मौजूद था। थर्ड है, लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। फोर्थ है, अर्थव्यवस्था का हर पहलू राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली डिस्क्राइब, यानी कि गलत है किसके बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में। तो गलत क्या है, गलत तो तीसरा है। कैसे तीसरा है बच्चों, क्योंकि इन्होंने बोला कि पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। बिल्कुल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि सारे प्रोडक्शन जो थे, सारे जो उत्पादन थे, जो भी अगर कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री भी बन रही है ना, छोटी से छोटी भी चीज़ जो होगी ना, वो कौन बना रहा है, सरकार ही बना रही है भाई। वहाँ पे प्राइवेट तो है ही नहीं, है ना। लोगों के पास अपनी तरफ से करने का कुछ है नहीं, ठीक है, सब कुछ तो सरकार ही कर रही है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है,
ठीक है। तो लोगों अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं और वो बाहर दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, गलत है। किसके बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में, सोवियत सिस्टम के बारे में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ consequences of disintegration of USSR? First, many new states emerged. Second, Russia emerged as a new superpower. Third, power relation in world politics changed. Fourth, the capitalist system emerged as the winner. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसएसआर के विघटन का परिणाम नहीं था? तो इसमें ऑप्शन हिंदी में क्या होगा बच्चों? हिंदी में जैसे कई नए राज्यों का उदय, रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा, तीसरा विश्व राजनीति में सत्ता संबंध बदल गया, और थर्ड पूंजीवादी व्यवस्था विजेता बनकर उभरी। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है ना, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होगा तो एक बात तो कन्फर्म है, क्या होगा, कोल्ड वॉर का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि शीत युद्ध क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो ये टेंशन जो चल रही थी 46 ईयर्स तक, वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या होगा, सीधा सीधा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा काम सबसे बड़ा क्या होगा, जैसे ही सोवियत संघ खत्म होगा, दूसरा काम ये होगा कि अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया, एक चौधरी खत्म हो गया, तो दुनिया में एक ही चौधरी बचेगा। कौन सा चौधरी है, फिर वो यूएस बचेगा। यानी कि ओनली वेस्टर्न अलायंस क्या होगा, वो एक पावर बन के उभरेंगे। यानी कि वेस्टर्न अलायंस है कि यूएस। ठीक है। और तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम ये होगा कि यूएस और यूएसएसआर ने और मतलब दोनों ने क्या किया था, कई कंट्रीज़ को अपने अंडर में किया हुआ था, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कोल्ड वॉर में जो वर्ल्ड था वो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो ठीक है, तो जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान में 1989 में छोड़ देंगे उसको, है ना, रशिया यहाँ से यूएसएसआर निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है। और भी कई सारी कंट्रीज़ होंगी जो क्या होंगी, जो कॉलोनाइज थी एक तरह से, वो क्या होंगी, उनसे स्वतंत्र हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो क्या होगा कि तीसरा सबसे बड़ा काम ये होगा कि कई सारे देश क्या होंगे, नए बनेंगे। यानी कि नए देशों का उभार होगा, नए देश बनेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें से सोवियत जो सिस्टम था उसका जब वो विघटन हुआ तो उसमें परिणाम क्या नहीं था, तो कौन सा परिणाम नहीं था, वो ये था कि रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी कि रशिया अमर्ज्ड एज अ न्यू सुपर पावर। तो न्यू सुपर पावर अब कौन बनेगा, जब सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, यानी कि रशिया तो सोवियत संघ में ही था, उसका एक मेंबर ही था। ठीक है। तो अब इसका जो चौधरी, एकमात्र जो चौधरी बचा है, ठीक है, वो कौन बचा है, अमेरिका बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रशिया अमर्ज एज अ न्यू सुपर पावर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर? बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, लियोनिड ब्रेजनेव। सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बच्चों आपको पता होगा इसका, सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन होंगे? सोवियत संघ के अंतिम नेता होंगे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1989 में होते हैं इलेक्टेड एज ए जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। और 1989 तक वो, मतलब जब तक सोवियत संघ का विघटन होता है, वही क्या होते हैं, उसके यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द टू वर्ड पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट गिवन बाय द मिखाइल गोर्बाचेव स्टैंड्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, डोमिनेट, सेकंड है रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपनेंस, थर्ड इज रिसर्च एंड ओपनेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा दिए गए 2 शब्द थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, का क्या अर्थ है? पर पहला है पुनर्गठन, हावी, दूसरा पुनर्गठन और खुलापन, तीसरा शोध और खुलापन। ठीक है। तो बच्चों सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस, यानी कि पुनर्गठन और खुलापन। अब ये क्या है पुनर्गठन? देखिए, पुनर्गठन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करना है। स्ट्रक्चर क्या बदलना है, कौन सा स्ट्रक्चर बदलना चाहते थे अब ये मिखाइल गोर्बाचेव?
तो एक स्ट्रक्चर क्या था कि सब कुछ कौन कर रहा था, स्टेट कर रहा था। तो ये चाहते थे कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों स्ट्रक्चर को क्या करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक चीज़ें दोनों बदलना चाहते थे। अब राजनीतिक में क्या बदलना चाहते थे, राजनीति में ये बदलना चाहते थे कि जो जनरल सेक्रेटरी बनता था, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वो उसका इलेक्शन तो होते नहीं थे, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर होते थे वही क्या करते थे, उसको जनरल सेक्रेटरी चूज़ कर लेते थे, किसी को भी उन्हीं में से, ठीक है। तो लेकिन वो इलेक्टेड तो होते नहीं थे, जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे। तो ऐसे ही मतलब कि पहला तो यही था कि हम सबसे पहले ये चेंज करेंगे, जो अब जो जितने भी आगे के जो जनरल सेक्रेटरी बनेंगे या फिर जो भी उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे वो क्या होंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एक तो ये पॉलिटिकल ये हो गया। इकोनॉमिकल क्या होगा पुनर्गठन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमिकल ये होगा कि भाई सब कुछ स्टेट कर रहा है, अब सब कुछ स्टेट नहीं करेगा, कौन करेगा, अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट ओनरशिप भी रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चरिंग का मतलब। दूसरा शब्द था ओपननेस। ओपननेस क्या क्या खोलेंगे भाई, ये क्या खोल के रखेंगे। खोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों के और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि लोगों को पता चलेगा, पता रहेगा कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कौन सी नीतियाँ ले रही है, कौन सी नीतियाँ बना रही है जो हमारे पक्ष में होंगी या नहीं होगी। और ओपननेस में सबसे बड़ी बात होगी, मीडिया क्या होगी, फ्री होगी। आपको पता होगा कि यूएसएसआर में जो मीडिया थी कि बैन थी, क्योंकि मीडिया यूएस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकती थी, कुछ पब्लिश नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ओपननेस का मतलब ये है कि लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, लोग सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपना वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड थे, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, जिसका पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग करना और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है, यानी कि खुलापन। सबको पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बच्चों एक क्वेश्चन, एक स्लोगन और देते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, उसको बोलते हैं क्या, उस्कोर्नी। क्या बोलते हैं, उस्कोर्नी, उस्कोर्निया, ये रहा, ठीक है, उस्कोर्निया। अब ये उस्कोर्निया भी एक तरह से स्लोगन ही होता है और इसका मतलब भी इम्प्रूवमेंट होता है। बाई चांस क्या पता आपके ये आ जाए, वैसे बुक में नहीं है ये, आपके बुक में आपके पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ही है। उस्कोर्निया भी एक स्लोगन ही होता है जो मिखाइल गोर्बाचेव उस टाइम पे देते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ही होता है, सुधार करना ही होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है बच्चों क्या है, सेकंड है, आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिखाइल गोर्बाचेव वॉज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1955, 1995, 1985, 1989। मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था, तो बच्चों को पता है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं, यूएसएसआर के एज अ जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं और यूएसएसआर का एक तरह से बेड़ा पार कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु बिकेम सोल पावर आफ्टर द एंड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की प्रमुख शक्ति कौन बना। अभी हमने पीछे किया है कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद 3 बड़े काम होते हैं। क्या होते हैं, एक तो शीत युद्ध क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा अमेरिका एक महाशक्ति बचता है। तीसरा नए देश क्या होते हैं, उभरते हैं, नए देशों का गठन होता है या नए देश बनते हैं। तो इसका आंसर सीधा आपको पता ही है, पीछे आपने डिस्कस कर ही लिया है। तो जैसे ही सोल पावर कौन बचेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट cause of the disintegration of USSR? Gorbachev policies, Western development, third Second World War, and the fourth is the rise of nationalism and the desire for sovereignty within the various republics. यूएसएसआर के विघटन का अंतिम और सबसे तत्कालिक कारण क्या था, गोर्बाचेव की नीतियाँ, दूसरा पश्चिमी विकास, तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध, चौथा राष्ट्रवाद का उदय और विभिन्न गणराज्यों के भीतर संप्रभुता की इच्छा। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो बच्चों, अब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, तो क्या उसके पीछे एक यही कारण था क्या
कि गोर्बाचेव ने इसका विघटन किया कराया। गोर्बाचेव के इसको ब्लेम किया जाता है। गोर्बाचेव जो आते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव, तो वो चेंज करना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो विघटन नहीं करना चाहते थे सोवियत संघ का। बेसिकली वो चेंज करना चाहते थे, ठीक है। अब जब चेंज क्या करना चाहते थे, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली। अब इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली चेंज करना चाहेंगे तो यानी कि जो देश होंगे वो क्या करेंगे, अगर पॉलिटिकली चेंज होगा तो वो अपना क्या करेंगे, खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहेंगे, सॉवरेटी लेना चाहेंगे, संप्रभुता बनना, राष्ट्र बनना चाहेंगे वो, ठीक है। तो यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हुआ उसके पीछे मुख्य जो वो था ना कारण, वो क्या था, तो वो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 था। और 4 में क्यों था, क्योंकि मान लीजिए बच्चों, जो जैसे लुधियाना जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1990 में मार्च में सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, क्या करने के लिए, मतलब यूएसएसआर से अलग निकलने, मतलब अलग होने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब इतने साल हो गए, लगभग कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक राज करती है, ठीक है। हाँ, हम ये मानते हैं कि वहाँ पे कम्युनिज्म था, लोगों को काम करने का अधिकार था, ठीक है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा था, सरकार सब कुछ सब्सिडी भी देती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन वहाँ पे फिर भी इतने सब कुछ होने के बावजूद भी वो दुनिया में अमेरिका से बहुत ज़्यादा क्या होते थे, पीछे बैकवर्ड हो रहे थे, पिछड़ते जा रहे थे, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे थे, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा पीछे थे, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तो कई सारे जो स्टेट, 15 स्टेट थे ना, वो ये सोच रहे थे, यार क्या अगर हम अलग होते तो क्या पता हम और भी ज़्यादा क्या करते, इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और वो ये आपको पता होगा कि 1949 से लेकर 1949 से लेकर 1972 तक जो चाइना होता है वो क्या करता है, आइसोलेशन की पॉलिसी को फॉलो करता है। लेकिन 1972 में चाइना जाग जाता है। 1972 में चाइना वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि बेसिकली वो यूएसएसआर में नहीं होता, लेकिन वहाँ पे सोशलिस्ट वो तो होती है, यानी कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होती है वहाँ पे भी, क्रांति होती है वहाँ पे भी, है ना, कम्युनिस्ट ही होता है वहाँ पे सब कुछ। लेकिन वहाँ पे वो यूएसएसआर में नहीं होता। तो वहाँ के नेता क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार अगर हम मतलब इसी पॉलिसीज़ के थ्रू चलते रहे तो अमेरिका से हम क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे इकोनॉमिकली। तो 1972 में फर्स्ट चैप्टर में आपको पता होगा 2 चेयर पे बैठे हुए हैं ना, लेडीज़ बैठा है, एक जेंट्स बैठा है, फिर वो चाइना वाला, वो मतलब अमेरिका क्या करता है, उसे छुपके से चाइना से दोस्ती कर लेता है। वो चाइना ही उसके उसमें बेनिफिट किसके होते हैं, चाइना के ही होते हैं, कि वो क्या करना चाहता है, अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। कि लास्ट जो मेनली जो रीजन था यूएसएसआर का वो ये था कि जो 15 देश थे वो क्या करना चाहते थे, स्वयं का विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 what type of economic was proposed by शॉक थेरेपी, कम्युनिस्ट, सेकंड लिबरल कम्युनिस्ट, थर्ड सोशलिस्ट, फोर्थ इज कैपिटलिस्ट। शॉक थेरेपी द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया था, यानी कि जब शॉक थेरेपी की जा रही थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, असिस्टेड थी, वो सहायता प्राप्त थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। तो अब वो क्या करना चाह रहे थे, बेसिकली जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे किसके अंदर, पूंजीवाद के अंदर, यानी कि कैपिटलिस्ट बनना चाह रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि पूंजीवादी बनना चाह रहे थे। जो यूएसएसआर साम्यवादी था, अब वो क्या बनना चाह रहे थे, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 15 विच करेंसी डिक्लाइन आफ्टर द इम्प्लीमेंट ऑफ शॉक थेरेपी। यहाँ पे शॉक गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे ये जे वर्ड है, यहाँ पे शॉक लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर ठीक लिखा हुआ है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो विच करेंसी डिक्लाइन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शॉक थेरेपी, यानी कि जब शॉक थेरेपी लाई गई रशिया में, यूएसएसआर में, तो बेसिकली जो रशिया की, सीधा सीधा पता है आपको, इसका आंसर रूबल ही होगा। तो रूबल जो थी वहाँ की करेंसी का नेम है। करेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, गिरावट आ जाती है इसके अंदर। इनफैक्ट जो यूएसएसआर के 15 जो बैंक होते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरह से कंगाल हो जाते हैं वो, सब कुछ, मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, चरमा जाती है पूरी तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।
मेरा चैनल का नाम स्टडी विद राकेश सर है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को आप जितना शेयर करोगे उनको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन और इस जो ये लेसन है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा, मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर 2 के एंड ऑफ द बाइपोलरिटी यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत।